हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोशन कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। प्रीवियस 3 to 4 क्लास में मैं थर्मोडायनामिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर को बना दिया हूँ और हम नेक्स्ट कवर करते हैं थर्मोडायनामिक्स के लॉ को, जिसमें मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कवर कर चुका हूँ। अब आते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। इस क्लास में टुडे आई विल कवर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो दिस लॉ इज very important law for the numerical point of view. So generally फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से न्यूमेरिकल बनता है, तो इस प्रोस्पेक्ट्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। जनरली जीरोथ लॉ और थर्ड लॉ से न्यूमेरिकल का पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से ही न्यूमेरिकल आता है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में। तो हमने फर्स्ट लॉ को बहुत अच्छा तरह से कवर किया था, और जिन्होंने अगर नहीं देखा लेक्चर वो कृपया करके देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर मैंने कवर किया हूँ। और आज मैं टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो लॉ है उससे जो कॉन्सेप्ट आता है, इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम लोग फर्दर क्लास में हम लोग इंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। बट इंट्रोपी कहाँ से आता है? सेकंड लॉ से आता है। और ये जो लॉ है एक डायरेक्शनल लॉ है। पहले हमको कोई डायरेक्शन नहीं पता है, फर्स्ट लॉ में हम लोग को डायरेक्शन नहीं देखते हैं, बट इसमें डायरेक्शन का सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सिंपली सेज एनर्जी इज कंजर्व्ड। हम लोग क्या पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ में? एनर्जी कंजर्व्ड होता है। बट ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि एनर्जी का जो इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। हम लोग प्रोसेस का डायरेक्शन के बारे में हमको पता नहीं है। तो ये कौन देता है? ये देता है इंजीनियरिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, it is the second law of thermodynamics which gives the direction for a particular process through the concept of entropy, and hence second law is called directional law. इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्शनल लॉ। अब हम लोग सब कुछ पढ़े हैं। जो मेरा वर्क है वो आपका हाई ग्रेड एनर्जी है, और जो आपका एनर्जी है वो आपका लो ग्रेड एनर्जी है। तो ये क्या बोलता है? ये लॉ जो है वो लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं पढ़ता हूं कि इट इज फाउंड दैट फॉर ए साइकिल द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, दैट इज हीट, इनटू हाई ग्रेड एनर्जी वर्क इज इम्पॉसिबल। कभी भी लो ग्रेड एनर्जी को हम लोग कंप्लीटली 100% हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं साइकिल में। ये बोलता है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो उसी दरमियान हम लोग कुछ इसमें कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉजेस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मल रिजर्वायर, कि थर्मल रिजर्वायर होता क्या है। तो इसमें 2 रिजर्वायर होता है, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स इज ए रिजर्वायर विच सप्लाई द थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग द टेम्परेचर चेंज। मतलब बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए कोई रिजर्वायर से हम लोग कंटिन्यूअस थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो रिजर्वायर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स। और जो कंटिन्यूअस थर्मल एनर्जी को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज नोन एज सिंक। तो 2 टेम्परेचर जोन थर्मल रिजर्वायर होता है, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स का काम है हमेशा थर्मल एनर्जी को क्या करना? सप्लाई करना विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर चेंज। और जो हमारा सिंक है वो हमारा थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा विदाउट अंडरगोइंग चेंज टेम्परेचर चेंज। तो अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। तो इसमें हमने बताया कि 2 टाइप का स्टेटमेंट दिया है। पहला आता है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, जिससे हीट इंजन बना। हीट इंजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसी से बेस है, और केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट इसी वे बेस्ड है। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट ये बोला, ठीक है, कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस
ऑपरेटिंग इन अ साइकिल which produce work while exchanging the temperature with a single reservoir. This device is known as, जिसको बोलते हैं PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड काइंड। इसका मतलब जो PMM2 है उसका इफिशियंसी 100%, और ये सेकंड लॉ को वायलेट करता है बिकॉज किसी चीज का 100% इफिशियंसी नहीं हो सकता। तो अगर एक थर्मल सिंगल रिजर्वायर रहेगा तो उसका इफिशियंसी 100% होगा, और वो 100% किसी चीज का इफिशियंसी पॉसिबल नहीं है। यहां पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है और ये बोलता है कि इसमें एक परफेक्ट डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है जो इसका 100% इफिशियंसी हो और एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर पे वेस्ट हो, काम करे, कोई भी नहीं। उसका एक दो रिजर्वायर होगा, विदाउट सिंगल रिजर्वायर हम लोग को पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड काइंड, और इसका इफिशियंसी 100% होता है, और 100% इफिशियंसी इज नॉट पॉसिबल फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें इससे हम लोग हीट इंजन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। एक सोर्स हो, वो सोर्स से हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, दे रहा है हीट इंजन को, और सिंक से क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, और कुछ वर्क डन करके आपका जो सिंक है वो हीट ऑब्जर्व करके और इन्वायरमेंट में फेंकता है। ठीक है, तो कोई इंजन है, सपोज दैट कोई इंजन है, वो उसका जो Q1 जो है हीट सप्लाइड है, ठीक है, और एक Q2 उसको हीट रिजेक्ट कर रहा है एट 6 टेम्परेचर T2 मान लो। कोई सोर्स टेम्परेचर T1 है, T1 इज ग्रेटर देन T2, और जो हमारा एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है वो ऑब्जर्व हो रहा है Q1, और जो रिजेक्ट हो रहा है वो Q2। तो और उससे हमारा वर्क डन क्या हो रहा है, एक वर्क डन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इफिशियंसी तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग हीट इंजन का इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। हीट इंजन का इफिशियंसी क्या है, इज नथिंग बट वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, मतलब आउटपुट बाय इनपुट। तो इंजन वर्क डन कितना किया डिवाइडेड बाय हम लोग हीट कितना सप्लाई किए, तो हमारा आउटपुट हो गया वर्क डन और इनपुट हो गया हीट सप्लाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड, वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड। अब उसी चीज को आप उठा के वहां से W निकालें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो इफिशियंसी हम लोग W को लिखेंगे Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, तो उसको लिख सकते हो 1 माइनस Q2 बाई Q1, और इफिशियंसी हो गया 1 माइनस Q2 बाई Q1 को हम लिख सकते हैं QR बाई Q सप्लाइड। ठीक है, QR बाई Q सप्लाइड। तो इफिशियंसी थर्मल इंजन का 1 माइनस QR बाई QS, ये हमारा हो गया हीट इंजन का इफिशियंसी। ठीक है, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्टिंग रिमेनिंग्स टू द सिंक एंड सराउंडिंग। हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़े हैं, वही चीज है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन मैंने निकाला, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस QR बाई QS, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल साइकिल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये जो इक्वेशन है दोनों प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। जब इफिशियंसी निकालना है तो हमको अगर Q सप्लाइड और Q रिजेक्शन मालूम है तो हम डायरेक्ट यूज कर देंगे 1 माइनस QR बाई QS। अगर यहाँ पे एक सिंगल टेम्परेचर होता तो इफिशियंसी क्या होता, 100%। मान लो QR क्या हो गया, वो हो गया 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 100%। इफिशियंसी 100%, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यही बोलता है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब आते हैं हम लोग क्लॉजियस स्टेटमेंट पे। दूसरा जो है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का सेकंड जो लॉ है उसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है आपका क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट टू द लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इन एक्सटर्नल इनपुट। बिना कोई इनपुट का लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है इज इम्पॉसिबल विदाउट ए एक्सटर्नल इनपुट।
ठीक है। बिना कोई एक्सटर्नल इनपुट दिए हुए ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जहां लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जोन में हमारा हीट का ट्रांसफर हो। ये बोलता है आपका क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस स्टेटमेंट, अब क्लॉजियस स्टेटमेंट में दो होता है, एक होता है रेफ्रिजरेटर और एक होता है हीट पंप। ये दोनों वर्क करता है आपका क्लॉजियस स्टेटमेंट पे। तो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। ये तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये तो हम लोग आरएससी में भी पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेटर टॉपिक, लेकिन इसमें हम लोग उतना डेप्थ में जाके हम नहीं पढ़ेंगे, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी लेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का वो आपको आरएससी में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, सबसे पहले हमको जानना है कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या है। रेफ्रिजरेटर का काम है जो हमारा सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको हमको कम रखना है सराउंडिंग टेम्परेचर से। क्या समझे? जो हमारा रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है, जो इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है, उसको हमको कम रखना है सराउंडिंग टेम्परेचर से। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस विच मेंटेन द लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग। एट द लोअर टेम्परेचर ऑल आर मेंटेन कंटिन्यूसली। रेफ्रिजरेशन मस्ट ऑपरेट ऑन ए साइकिल। एक साइकिल में काम करता है। वो साइकिल कैसे होता है, क्या होता है, उतना डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं इसको जानना है। कंप्रेसर रहता है, इवेपोरेटर रहता है, कंडेंसर रहता है, एक्सपेंशन वाल्व रहता है, वो सब का क्या काम है, एक साइकिल पे काम करता है। और हमारा जो रेफ्रिजरेटर का काम है वो टेम्परेचर को कम रखना है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर। जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उससे हमको उसका टेम्परेचर कम करना है। रेफ्रिजरेटर का यही काम है। तो अब बोलते हैं हम लोग हीट इंजन में जो हमारा पैरामीटर है, परफॉर्मेंस पैरामीटर, वो था इफिशियंसी। वो क्या था? इफिशियंसी। तो इसमें हम लोग जो रेफ्रिजरेटर का जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो हम लोग डिपेंड करते हैं सीओपी से, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सीओपी जैसे हम लोग वहां पे आउटपुट बाय इनपुट कर रहे थे, सेम चीज यहाँ भी है। सीओपी भी सेम चीज है, बट हम लोग उसको इफिशियंसी के टर्म में लिख रहे थे और यहाँ पे हम लोग सीओपी नाम दिए हैं। लेकिन मतलब दोनों का जो वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा इंडिकेट कर रहा है उसका इफिशियंसी को है, बट नाम अलग अलग है। नाम इसमें हम लोग सीओपी देते हैं, वहां पे हम लोग इफिशियंसी देते हैं। तो डिजायर इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट क्या है? जैसे रेफ्रिजरेटर का डिजायर इफेक्ट किसको बोलेंगे? अभी हमारा एक सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, एक स्टोरेज टेम्परेचर होगा। तो स्टोरेज टेम्परेचर का जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग से कम होगा। ठीक है। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है और स्टोरेज का टेम्परेचर T2 है। अभी हमको T2 को लेस करना है एज कंपेयर टू T1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है वहाँ हम लोग एक्सटर्नल वर्क मिल रहा था, लेकिन यहाँ वर्क इनपुट करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। ठीक है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसलिए हम लोग टेम्परेचर जो T2 है उसको पहुँचा रहे हैं T1 पे। मतलब Q2 अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई करके Q1 पे लेके जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क कंज्यूम करना पड़ेगा सिस्टम को। इसीलिए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। ठीक है। तो अब सीओपी हम आते हैं। तो यहाँ पे सीओपी में हम लोग डिजायर इफेक्ट, हमारा डिजायर इफेक्ट क्या है? रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? काम है लोअर टेम्परेचर रखना एज कंपेयर टू सराउंडिंग। मतलब हमारा यहाँ पे जो Q2 हुआ, जो हीट हम लोग रेफ्रिजरेटर को सप्लाई कर रहे हैं, वो मेरा डिजायर इफेक्ट है, वो मेरा डिजायर इफेक्ट है। तो Q2 डिवाइडेड बाई W को क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2। तो ये हो गया मेरा COP रेफ्रिजरेटर के लिए। हाँ, और ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर का COP है, ये जो इक्वेशन 2 है या जो भी इक्वेशन है COP का, वो आपका वैलिड है। रिवर्सिबल
और इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट हीट पंप के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हीट पंप के ऊपर। तो हीट पंप is also a device which maintains higher temperature compared to the surrounding। वहाँ पे हम लोग सराउंडिंग से कम टेम्परेचर में रख रहे थे, यहाँ पे हम लोग हायर टेम्परेचर में रखेंगे। तो एक सिस्टम होगा, एक सराउंडिंग होगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर हम सराउंडिंग से ज़्यादा रखेंगे हीट पंप में। यहाँ भी हमको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है विदाउट एक्सटर्नल इनपुट के हम लोग जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हम लोग हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा लॉ बोलता है। तो लॉ तो ये नहीं बना, इसका मतलब हमको एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल वर्क करना होगा। और जो हमारा टेम्परेचर है हीट पंप का जो टेम्परेचर है उसको, सिस्टम का टेम्परेचर को सराउंडिंग से हमको ज़्यादा रखना है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा डिजायर इफेक्ट है वो मेरा Q1 है, यानी टेम्परेचर T1 है। दोनों सेम चीज है, बट दोनों का जो यूजेज है अकॉर्डिंग टू यूज अलग अलग है, और दोनों का जो हमारा जो इफेक्ट है, डिजायर इफेक्ट है, वो अलग अलग होगा। एक जगह डिजायर इफेक्ट सराउंडिंग से कम टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का, और एक जगह ज़्यादा टेम्परेचर रखना सराउंडिंग से, डेट इज कॉल्ड हीट पंप। तो वहाँ पे भी वही चीज़ है, डिजायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। डिजायर इफेक्ट क्या है वहाँ पे Q1, और हीट इनपुट क्या किए, सॉरी वर्क इनपुट क्या किया Q1 माइनस Q2। तो COP जो हो गया हीट पंप का, वो हो गया Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। और ये जो इक्वेशन है ये भी रिवर्जिबल एज वेल एज इरिवर्जिबल हीट पंप में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि COP रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का में दोनों में क्या रिलेशन है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ऑफ COP निकाले Q2 बाई Q1 माइनस Q2, और हीट पंप का आ गया Q1 बाई Q1 माइनस Q2। अगर हम COP हीट पंप माइनस COP रेफ्रिजरेटर करेंगे तो देखिएगा वो आएगा आपका 1। वो क्या आएगा 1, मतलब डिफरेंस COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। मतलब COP हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। मतलब अगर हीट पंप, अगर कोई सिस्टम है 300 केल्विन पे, और 300 केल्विन पे वो क्या हीट रिजेक्ट कर रहा है, और जो हीट ऑब्जर्व हो रहा हो 400 केल्विन पे। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे COP हीट पंप का क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? COP हीट पंप का 400 जो हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, 400 माइनस 300 मतलब 4। और अगर यही सेम क्वेश्चन है, अगर वहाँ पूछे कि आपका COP रेफ्रिजरेटर का क्या हुआ, मान लो सिस्टम जो हीट पंप नहीं वर्क करके वो रेफ्रिजरेटर के लिए वर्क कर रहा है, तो वहाँ जो लोअर टेम्परेचर है वो आपका 300 हो गया डिवाइडेड बाय 100 यानी 3। तो एक देख रहे हीट पंप के केस में 4 आ रहा है और वही 3 आ रहा है। मतलब आप ऐसे भी अनुमान कर सकते हैं कि जगह रेफ्रिजरेटर का अगर COP हमको मालूम है, अगर हीट पंप का पूछता है तो उसमें क्या कर देना है, 1 को ऐड कर देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हर जगह यूज होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। क्या करना है? रखना है। तो ये हुआ अभी तक का रेफ्रिजरेटर हीट पंप सेकंड लॉ कैसे वर्क करता है। और इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी हम करेंगे इस पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आती है इस पे, और उसको हम कवर करेंगे। अब हम लोग आते हैं ये कार्नट साइकिल। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कार्नट साइकिल के बारे में। तो it is a reversible cycle. A cycle is said to be reversible if each process of cycle is reversible. अगर कोई साइकिल को रिवर्जिबल साइकिल बोल रहे हैं, इसका मतलब इच प्रोसेस को रिवर्जिबल होना है, इस साइकिल को रिवर्जिबल होना है। और आप पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। अगर कार्नट साइकिल है, कार्नट साइकिल में हमारा क्या होता है, पहले तो आपको जानना है कि प्रोसेस कौन कौन सा होता है कार्नट साइकिल में। ठीक है, कार्नट साइकिल का अगर पीवी डायग्राम पे आप प्लॉट करोगे
तो कैसे प्लॉट होगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप टीएस डायग्राम पे ही प्लॉट कर सकते हो, तो प्लॉट करना है। तो 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट एडिशन, 2 to 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन जहाँ हीट रिजेक्ट होता है, और 4 to 1 एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इसमें दो जो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो रेट है वो बहुत ही स्लो है। ठीक है, अब देखिए कार्नोट साइकिल का में हम ऑलरेडी बताएं कि दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, स्लो है, एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट होता है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन in a cycle is not possible, therefore Carnot cycle is theoretically not used in any other actual cycle। इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक जो है फास्ट है, एक स्लो है, और जब कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इसलिए कॉम्बिनेशन को हम लोग जो कार्नोट को जनरली हम लोग एज ए थियोरेटिकल साइकिल यूज नहीं करते हैं। इसको जस्ट हम लोग रखते हैं कंपेयर करने के लिए। हम लोग कोई साइकिल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है उसको हम लोग कंपेयर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कार्नोट साइकिल को। अदरवाइज हम लोग कार्नोट साइकिल को प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब देखिए कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम वीडियो लंबा होगा, जनरली वीडियो लंबा होगा, बट हमको थोड़ा क्लियर करना है, कवर करना है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। हम थ्योरी पूरा कवर कर लेंगे एक एक थोड़ा का, उसमें हम न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। थ्योरी का पार्ट नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद मैं एक जितना भी गेट पीएसयू का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको मैं कवर करूँगा, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। ठीक है, तब तक आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपको कोई भी डाउट हो, हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप मेरे को मेल कर सकते हैं, या मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ तो चलती रहेंगी, बट वो सब चीज़ से मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है स्टडी पे फोकस करना है। हम जब तक किसी चीज़ को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक हमको उस चीज़ पे फोकस करना और उस पर हमको लगे रहना है, मेहनत करना है। और मेहनत से बढ़ के कुछ चीज़ नहीं है, हर चीज़ को पॉसिबल है और हर चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते हैं विथ लेबर एंड हार्डवर्क। आपको कठिन परिश्रम करना है, हार्डवर्क करना है, लेबर करना है, रिजल्ट आएंगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं कि रिजल्ट नहीं आएंगी, आपको रिजल्ट आना ही आना है। बट आप लगे रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, और उसके बाद हम आगे की और फिर आपको गाइड करेंगे। एक मोटिवेशनल वीडियो भी लेके आएंगे, आपका जो भी जॉब अपडेट है उसका भी वीडियो लेके आएंगे, आप देखते रहिए तब तक। लेकिन हाँ, हमेशा एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस प्रोस्पेक्ट्स में एक चीज़ बच्चा लोग को सोचना पड़ेगा कि हमारा जो नॉलेज जो है ना पर डे अपग्रेड हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है। मान लीजिए आज आपका नॉलेज एक्स अमाउंट है, तो कल आपका एक्स प्लस हुआ या एक्स माइनस हुआ, वही सिलेक्शन रिजेक्शन में डिपेंड करता है। अगर आपका नॉलेज जो है एक्स प्लस एक्स, नेक्स्ट डे एक्स प्लस प्लस, देन नेक्स्ट डे एक्स प्लस प्लस प्लस, अगर ऐसा हो रहा है मतलब कंटिन्यूसली टाइम के साथ आपका अगर नॉलेज बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो रहा है। और अगर समय के साथ आपका नॉलेज घट रहा है तो उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन का चांस कम हो रहा है। इसीलिए अपने समय के साथ नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, अगर आप सॉल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाला है। और मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बने रहना है, आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रतिदिन आपको नॉलेज को क्या करना है, इम्प्रूव करना है समय के साथ। अगर नॉलेज इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो आप ये श्योर शॉट रहिए कि आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। इतना कंपटीशन मार्केट में बढ़ चुका है, मैं ये बता रहा हूँ। तो
अपने आप को इस तरह से अटेंटिव कीजिए इस माहौल में। इस इतना कम्पिटिटिव एग्जाम का माहौल है, इसमें अपने आप को ऐसा बना के रखिए कि अगर एक भी सीट आती है तो वो हमको लेना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पर डे आपको नॉलेज को इम्प्रूव करना है और आपको जो है सेल्फ इवेल्युएशन भी करना है कि हाँ, मेरा नॉलेज पर डे इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका क्या सिद्धांत है? आप प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज दो, उससे आपको पता चलेगा कि मेरा नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए आज मैं टेस्ट दिया, उसमें नंबर 100 में मेरा 50 आया, तो मैं जब नेक्स्ट दिन देगा तो 51 होना चाहिए। अगर वो डिग्रेड होकर 49 आ गया, 48 आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा है। हो सकता है जो एग्जामिनर हो क्वेश्चन को थोड़ा सा वास्ट कर देगा तो आपका नंबर कम आ जाएगा, लेकिन वो सबके लिए होगा। लेकिन अगर कॉमन पेपर आएगा, मतलब बेसिक पेपर आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, उसमें अगर आपका 100 में 50 है, आज भी 50 है, एक सप्ताह बाद भी 50 है और घट भी रहा है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन का चांसेस कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ आपने आपको सेल्फ एवेलुएट करना है और उसको हम क्वेश्चन बैंक भी लगाएंगे, हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो हम कार्नोट थ्योरम को डिस्कस ना करके हम नेक्स्ट क्लास में हम कार्नोट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा थर्मोडायनामिक्स का जो भी और चीज़ बचा हुआ है, इफ़िशियंसी वगैरह, उसका न्यूमेरिकल अप्रोच, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें सेशन को। हम नेक्स्ट दिन कल फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक